हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर राजस्थान में 76 नई नगर पालिकाएं बन गई हैं और साथ साथ 684 पदों के ऊपर स्वीकृति भी दे दी गई। तो क्या यहाँ पर आने वाले समय में आपको यूआरओ के एग्जाम देखने को मिल सकती है या फिर एएन की बात करें वो एग्जाम देखने को मिल सकती है? जी हाँ, इन सब बातों की चर्चा करने वाले हैं क्योंकि काफी दिन से बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, लगभग हर एक यूट्यूबर, हर एक शिक्षक कह रहा है कि आने वाले समय के अंदर आपको यूआरओ की नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। उसका आधार यह था कि राजस्थान में नई 76 नगर पालिकाओं का गठन किया गया था और हर नगर पालिका के अंदर एक ईओ होता है, हर नगर पालिका के अंदर एक आरओ होता है। क्या पूरी कहानी देखने वाले हैं कि इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, इनका परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, यहाँ पर कितने मार्क्स का पेपर होता है, सिलेबस क्या होता है, इसके अलावा यहाँ पर पे कमीशन की भी बात करने वाले, मतलब यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, आने वाले समय में कितनी मिल सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो चलो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। जी हाँ, बेसिकली 76 नई नगर पालिका है, 684 नए पद अब आपके भविष्य को लेकर के। तो 76 नई नगर पालिका यहाँ पर आ गई राजस्थान में और उनके अंदर 684 नए पदों को जनरेट कर दिया गया और यहाँ पर प्रशासनिक रूप से अनुमति भी मिल चुकी है, मतलब ये पद तो यहाँ पर भरे जाएंगे। अब लेकिन हम बात करने वाले ईओ, आरओ और एएन भर्ती के लिए विस्तृत विश्लेषण हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जी, यदि बात करें यहाँ से 76 नवगठित नगर पालिकाएं हैं और इस नगर पालिकाओं के अंदर अधिशासी अधिकारियों की बात करें तो 76 प्रत्येक आने वाले हैं। इसका मतलब है कि हर एक नगर पालिका के अंदर एक ईओ होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इसका मतलब वहां पे अधिशासी अधिकारी होता है। तो 76 नई नगर पालिकाएं बनी है तो 76 नए ईओ की बात करें उनकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद यदि 76 नई नगर पालिकाएं बनी है तो वहां पे 76 ही ईएन सिविल्स के मिलने वाले, मतलब आपके यहाँ पर एएन मिलने वाले सिविल कैटेगरी के। जी जो आप लोग बीटेक करते हैं ना, और जो बच्चे जिन्होंने बीटेक की होगी, सिविल के अंदर बीटेक होती है, सिविल के अंदर होती है, मैकेनिकल के अंदर होती है ना, आपके कंप्यूटर साइंस में होती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पे सिविल के एएन की बात करें उनकी वैकेंसी भी आने वाली है। 76 की हर नगर पालिका के अंदर एक एएन होता है साहब, और वो सिविल जो ब्रांच होती है बीटेक का उनके बच्चों की एक 684 पदों के ऊपर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। तो वो तो अलग है, मैं बात कर रहा हूँ ईओ, आरओ की और एएन की। मतलब ये पक्की बात है कि हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 2 महीने में आ जाए, हो सकता है 3 महीने लगे और हो सकता है 4 महीने लगे, लेकिन ये पक्की बात है यदि 76 नई नगर पालिकाएं बनी है तो नए पद तो जनरेट यहां पर होने वाले हैं। जी हां, यदि यहां से बात करते हैं क्वालिफिकेशन फ्यूनल की बात करें कि भैया किस पद के लिए कौन सी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ने वाली, तो यदि हम बात करें यहां पर ईओ और आरओ की बात करें तो उसके लिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप साइंस से हो और चाहे आप कॉमर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप ग्रेजुएट हो तो आप ईओ आरओ के लिए अप्लाई कर सकते हो या उसके लिए एलिजिबल हो। और यदि आप एएन की बात करें कि सहायक अभियंता की बात करें, जी असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें, सिविल कैटेगरी की बात करें तो उसके लिए बीई, बैचलर इन इंजीनियरिंग, अर्थात यहां पर होनी चाहिए आपके पास बीटेक की बात की जाती है और वो भी किसके अंदर, सिविल के अंदर होनी चाहिए। और इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान सभी पदों के लिए अनिवार्य है। मतलब यूआरओ की तैयारी कर रहे हो तो ग्रेजुएट, और उसके साथ साथ आप एएन की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिविल के अंदर आपके पास बीई होनी चाहिए। जी, उसके साथ आगे भी बात करें एलिजिबिलिटी थर्मोमीटर की बात करें, यहां पर एलिजिबिलिटी थर्मोमीटर का मतलब है कि यहां पर एज की बात की जा रही है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन से बच्चे हैं जो इस ईआरओ के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की तो वहां पर ग्रेजुएशन प्लस बी की बात होगी, लेकिन यदि हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेकर के 40 वर्ष की बात की जाती है कि जिनकी एज 18 से 40 के मध्य है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग कैटेगरी वाइज वहां पर छूट भी दी जाती है, जैसे यदि आप SC ST OBC MBC EWS पुरुष या सामान्य वर्ग की महिला और दिव्यांगजन है तो आपको 5 साल तक की छूट दी जाती है, मतलब 45 की एज तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। या आप SC ST से OBC MBC EWS की महिलाएं हैं तो आपको 10 साल तक की छूट जाती है। यहाँ पे पुरुषों की बात की जा रही है, महिलाएं, और इसके अलावा विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है, मतलब आप 60 साल की एज तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई कौन व्यक्ति है, कौन स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। उसके बाद यहां से आता है परीक्षा योजना के प्रमुख नियम। अच्छा, यदि सीधा सीधा बोलूं कि यहां पर भी एग्जाम की बात करें उसका पैटर्न क्या है, कि मन में ऐसा बहुत सारा होता है, अपने से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये तो है कि सर ईओआरओ की भर्ती कब आएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बेसिकली एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो उसी की बात करें तो यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होता है, इस ईओआरओ के एग्जाम में 2 घंटे का पेपर होता है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इसके अलावा 120 अंक का यहाँ पर पेपर होता है, मतलब 120 अंक का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है 1/3, मतलब 2 घंटे का पेपर होता है, 120 नंबर
का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, और यदि आप प्रश्न गलत करके आते हो तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है। दिस इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम। जी हाँ, यहाँ एक एग्जाम का शेड्यूल कह सकते हैं, एग्जाम का तरीका कह सकते हैं। यहाँ पर आता है परीक्षा वास्तुकला की बात, वास्तुकला आरओ और ईआरओ की बात करें, प्रशासनिक पदों की बात करें। अब यहाँ से आता है कि सर इस एग्जाम में आपने ये तो बता दिया कि ग्रेजुएट व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, ये भी आपने बता दिया कि 18 से 40 साल वाला व्यक्ति जो है ना वो अप्लाई कर सकता है। आपने ये भी बता दिया कि 120 नंबर का पेपर होगा, ये 2 घंटे का पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। लेकिन सर एक चीज और बता दो सिलेबस को लेकर के। जी हाँ, इसका सिलेबस क्या आता है? तो बेसिकली मैंने आपको कहा कि 120 मार्क्स का यदि यूआरओ का पेपर होता है तो उसके अंदर 80% की बात करें, मतलब 66% जो आपके इसमें होता है आपके भारतीय संविधान की बात करें, इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, कला और भूगोल और करंट अफेयर्स। जी हाँ, यहां पर आता है आपके पॉलिटी, ये पॉलिटी पूरी आती है, भारतीय अर्थ, भारतीय संविधान की बात करें इंडियन पॉलिटी आती है, इसके अलावा राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स आता है। मतलब बाकी चीजें आपके राजस्थान की है, लेकिन पॉलिटी जो है वो आपके पूरा आता है सब, पॉलिटी पूरा। इसके अलावा जो जीके की बात करें, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी की बात करें, वो राजस्थान, और करंट अफेयर्स भी आपका यहाँ पे राजस्थान का ही आता है। और यहाँ पर 120 में से 40 मार्क्स का जो आता है वो आता है नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन का मतलब है क्योंकि आप नगर पालिका के अंदर अधिकारी बन के जा रहे हो, और उस नगर पालिका के प्रशासन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस नगर पालिका के रूल्स क्या है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जाकर के हमें उन्हीं को एग्जैक्टली उन्हीं को तो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर भारत के राजस्थान की बात करें, यहाँ पर आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की बात करें, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 आया है। उस नगर पालिका अधिनियम की धाराएं कौन कौन सी, उन धाराओं में क्या क्या कहा गया, मतलब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को लेकर के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 120 में से 80 नंबर का जीके आता है और 40 नंबर का भी आपके आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। और इस 80 के अंदर आपके राजस्थान का जीके पूरा का पूरा और इंडियन पॉलिटी इसके अंदर शामिल की गई है। मतलब यहाँ पर 66 और 33 का रेशियो यहाँ पर आ जाता है। तो बेसिकली यदि बात करते हैं एग्जाम के अंदर, इस एरो के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो नगर पालिका प्रशासन का, और एक होता है आपके करंट अफेयर्स का। क्योंकि यहां से बता दूं करंट अफेयर्स के अंदर आता क्या है, यहां पर आती है नगरीय विकास की योजनाएं। बेसिकली करंट अफेयर्स के अंदर आती हैं आपके नगरीय विकास की योजनाएं, नगरीय विकास की योजना। चाहे बेसिकली आप लास्ट पेपर भी देख लेना, वहां पे करंट अफेयर्स को लेकर के जो क्वेश्चन आए थे वो नगरीय विकास की योजनाओं को लेकर के आए थे, चाहे जल जीवन मिशन से लेकर के हो या फिर किसी दूसरे रूप में हो सकता है। जी, अब आता है कि पे मैट्रिक्स और परीक्षा काल की प्रोविजन रियलिटी की बात करें। बेसिकली द प्रोविजन रियलिटी की बात करें, 2 वर्ष का आपका प्रोविजन का काल होता है और सरकार के अनुसार इस समय आपको मासिक वेतन फिक्स पे दिया जाता है। उसके बाद में आता है यदि मैं एएन की बात करें, 2 साल पूरी होने के बाद जब आप एग्जैक्ट आपका प्रोविजन पूरा हो जाएगा और अब उसके बाद आपको वेतन जो दिया जाएगा वो आपके पद के अनुसार दिया जाएगा। तो यहाँ पर एएन की बात कर रहे हैं, यदि आप एएन के रूप में सिलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर पे मैट्रिक्स L14 में आओगे और आपका पे ग्रेड होगा 5400 रुपए। आरओ की बात करें तो आप पे मैट्रिक्स 12 में आओगे और आपका पे ग्रेड होगा 48 रुपए। और ईयू की बात करें तो आप पे मैट्रिक्स L11 में आओगे और आपका पे ग्रेड होने वाला 4200 रुपए। जी, इसके अलावा इसका मतलब बात करें वर्तमान 7th जो सीपीसी बेसिक पे की बात करें, इससे लगभग दुगना होने वाला 8वां बेसिक से, अर्थात अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है और सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के ऊपर चर्चा कर रही है, जल्दी लागू होने वाला। तो उम्मीदें ऐसी हैं कि सैलरी भी आपके यहाँ पे लगभग दुगना होने वाली है और बाकी डिपेंड करता है ये आपके सरकार के ऊपर। मतलब ऐसा क्या जाता है कि जैसे वर्तमान में बेसिक की बात करें 56,000 रुपए, नया संभावित बेसिक हो सकता है आपके 1,12,000 के आसपास, अर्थात किस कैश इन हैंड 1/10 से लेकर के 31 तक आ सकता है। एएन की बात करें, आरओ की बात करें तो यदि नया वेतनमान लगता है तो आपको 90,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक आपकी सैलरी कैश इन हैंड आ सकती है। और यदि आप ईओ की बात करें तो हो सकता है आपकी सैलरी जो है ना 80,000 से लेकर 95,000 तक कैश इन हैंड आ सकती है। यही एक बेसिक मोटिवेशन है कि भैया ये मोटी सैलरी है और इस सैलरी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक प्रशासनिक पावर भी मिलती है। दोनों, तो सैलरी और पावर और इमेज, तीनों चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। जी हाँ, इसके अलावा बात करें तो सिर्फ एक नौकरी नहीं है, एक प्रशासनिक नींव है। जी हाँ, एक ये नौकरी नहीं है कि सैलरी अच्छी मिलेगी, एक नौकरी नहीं है, एक प्रशासनिक नींव भी है। 76 नई नगर पालिकाएं होंगी, मतलब 76 नए प्रशासनिक केंद्र बनने वाले हैं। और नए निकायों में प्रथम नियुक्ति का अर्थ है स्वतंत्र प्रभार। यदि आप 76 नई नगर पालिकाएं बनी और वहां पे नियुक्ति का मतलब पहली बार वहां पे जाओगे तो वहां का पूरा प्रशासन आपका होने वाला है। तो यहाँ पर नए निकायों में प्रथम नियुक्ति का मतलब है स्वतंत्र प्रभार आपका होगा, ना आपके ऊपर कोई सीनियर होगा ना कुछ कोई और होगा, सीधा प्रशासन नियंत्रण होगा और तेज करियर ग्रोथ, मतलब आपने वहां पे जितना अच्छा काम किया वही आपकी ग्रोथ होगी। कुल मिलाकर के ऐसे अवसर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बहुत दिनों के बाद आते हैं। बेसिकली कहा जाए तो ये है क्योंकि हर एक नगर पालिका में एक ईओआरओ होता है
और ये भी नहीं है कि भैया हर दिन नगर पालिकाएं बन जाती हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ 76 नई नगर पालिकाएं बनी हैं। तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आपको लगे कि सर अगली 5 साल के अंदर हो सकता है 5 साल में जाकर के 10 या 20 नई नगर पालिकाएं बने, तो 10 या 20 नए पद जनरेट हुए, और हो सकता है कोई 10 आदमी रिटायरमेंट हो जाए तो 20 नए पद जनरेट हुए। लेकिन यहाँ पर 76 तो नए पद अपने आप यहाँ पे जनरेट हो गए। तो इतने बड़े पद और इतना बड़ा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये पद, ये मौका आपको मिलने वाला है, क्योंकि 2027-28 चुनावी वर्ष है और उससे पहले मिलेगा, ये पक्की बात है। मौका हो सकता है अगले 10 दिन में मिल जाए, हो सकता है अगले 2 महीने मिल जाए, अगले 6 महीने मिल जाए, लेकिन ये वर्ष, ये मौका आपको इस वर्ष 2026 में जरूर मिलेगा। लेकिन ये मौका का फायदा वही उठा सकता है जिसकी तैयारी बेहतर होगी। तो जुड़ जाओ आज से अपनी तैयारी के अंदर, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस हमेशा आपके साथ था। चाहे वो एग्जाम से पहले की बात करें, चाहे एग्जाम के दौर की बात करें, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे आपके लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम और स्टूडियो बैच के माध्यम से हो, या फिर उत्कर्ष ऐप में टेस्ट सीरीज के माध्यम से, या फ्री कंटेंट के माध्यम से हो, आपके साथ था और इस यारों की भर्ती परीक्षा में भी आपके साथ है। धन्यवाद।